वीडियो देख रहे सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो साथियों, एक और क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्रों की सीरीज अपने चैनल पर अपने लगातार है वो कर रहे हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक पीछे की क्लासें नहीं देखी हैं या जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन कि आप चैनल से लगातार जुड़े रहें। आपको यहाँ पर हिंदी व्याकरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ आपको यहाँ पर व्याख्या सहित मिलते हैं, वो भी चारों ऑप्शन की व्याख्या के साथ। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पुराने प्रश्न पत्र हैं, हिंदी व्याकरण के आगामी एग्जाम में भूमिका निभाने वाले हैं। तो आप लगातार अपने चैनल से जुड़े रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और उससे पहले आपके लिए एक सूचना कि हम अपने चैनल पर बहुत जल्द है वो हिंदी व्याकरण की थ्योरी क्लासें हैं वो शुरू करने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण हम नोट्स के माध्यम से थ्योरी के रूप में इसे चैनल पर पढ़ेंगे। तो हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से आपको हिंदी व्याकरण है वो इस चैनल पर करवाई जाएगी। तो बहुत जल्द उसकी क्लास आपको मिलने वाली है। और साथ साथ में हम PYQ के माध्यम में इनमें आपका जो हिंदी व्याकरण का पोर्शन है उसमें पुराने प्रश्न पत्रों के माध्यम से प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। तो देखते हैं आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि प्रेषण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो देखिए साथियों, इस प्रेषण शब्द के यदि अपने टुकड़े करें तो आपको उपसर्ग का पता है वो लगेगा। तो ये आपका बना है प्रयतन ऐसन से। तो अब आप देख लीजिए इसमें कौन सा उपसर्ग है। चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसमें बी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको अपने टुकड़े करते हैं तो प्रयतन ऐसन इससे बनता है। और फिर इसको जब अपने दोनों को जब संधि करते हैं तो ये वाला शब्द है वो आपका बनता है। तो यहाँ पर बी विकल्प में जो आपका प्रय दिया है ये वाला इसमें उपसर्ग के रूप में प्रय है वो आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि यथाशक्ति, ये आपका यथाशक्ति एक शब्द है, इस शब्द का समास विग्रह वो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो यथाशक्ति शब्द है ये पुराने प्रश्न पत्रों में बहुत बार पूछा गया है। कभी इसका समास विग्रह पूछ लेते हैं तो कभी है वो इसका जो समास विग्रह होता है उससे समासिक शब्द पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है शक्ति के अनुसार, शक्ति और अनुसार, यथा शक्ति अनुसार, यथा और शक्ति। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा यहाँ पर ए विकल्प है, शक्ति के अनुसार, यथा यानी के अनुसार। तो शक्ति के अनुसार इसका समास विग्रह होगा। तो देखिए बीच में और है वो आपका कहाँ पर आता है, ये द्वंद्व समास में आपका और आता है। यथा और शक्ति अनुसार ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो ये आपका गलत है। और है वो आपका द्वंद्व समास में आता है। और यथा और शक्ति यहाँ पर फिर से और दिया है, तो यहाँ पर और का कोई औचित्य नहीं है, तो ये वाला विकल्प भी आपका गलत है। तो इसका जो सही समास विग्रह होगा वो होगा शक्ति के अनुसार। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि एकैक शब्द में कौन सी संधि है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि जो हमने कल क्लास की थी उस क्लास में ये क्वेश्चन इसका आया था एकैक का। तो वहाँ पर ये अशुद्ध संधि वाला विकल्प के रूप में ये था। यदि आपने क्लास नहीं देखी है तो आप पिछली क्लास देख लेना, उसमें ये आया हुआ है। और ये वाला ऑप्शन था तो उसमें एकैक है वो इस प्रकार से लिखा गया था, जो कि क्या था, गलत था। आपको वहाँ पर त्रुटिपूर्ण संधि का विकल्प पूछा गया था, तो ये वाला विकल्प वहाँ पर दिया गया था जो कि उसमें त्रुटिपूर्ण था। अब आप देख लीजिए एकैक शब्द है वो इस प्रकार से सही है वो लिखा जाता है। अब इसमें पूछा है कि इसमें कौन सी संधि है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है आपका दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और अयादि संधि। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इसमें जो संधि है साथियों वो है वृद्धि संधि। मैंने आपको ट्रिक के रूप में भी बताया है कि जहाँ पर आपको इस प्रकार से किसी शब्द के ऊपर दो मात्राएं लगी हुई दिखाई दे और वहाँ पर यदि संधि हो रही हो तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। दीर्घ संधि में क्या होता है आपका, या तो आ बनता है या फिर बड़ी ई बनती है और या फिर आपका ऊ बनता है बड़े वाला। तो ये आपके आते हैं दीर्घ संधि में आते हैं। और वृद्धि संधि में आपके दो मात्राएं ऊपर लगती है। और गुण संधि में आपका ए बनता है, तो ये इसमें गुण संधि में आता है। तो यहाँ पर आपका ये इसमें
ये वाला ए बनता है गुण संधि में, ये वाला। और अयादी संधि में आपको अब आए इस प्रकार की आवाज़ है वो शब्द के बीच में महसूस होती है, तो वहाँ पर अयादी संधि होती है। जैसे अयादी संधि की यदि अपने बात करें तो जैसे पवन शब्द है, इसमें अयादी संधि है, और नाविक शब्द है, इसमें भी आपकी अयादी संधि है। तो यानी अब आए आवी इस प्रकार की जहाँ पर आपको शब्द में आवाज़ आए वहाँ पर अयादी संधि होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर आपको पूछा गया है वागीश, ये वागीश शब्द है आपके सामने, इस शब्द में कौन सी संधि है। तो पिछली क्लासों में ये शब्द है वो आया हुआ है, आप लगातार क्लासें देखेंगे तो बहुत कुछ है वो आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि पुराने प्रश्न पत्र में जो हिंदी व्याकरण में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक तरह से गोल्डन फैक्ट है वो बन जाते हैं। तो आपको यहाँ पर पूछा है वागीश शब्द में कौन सी संधि है। तो साथियों इसमें आपकी कौन सी संधि होगी, देखते हैं। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि। तो मैं आपको बता दूं कि वागीश में स्वर संधि तो है वो नहीं है, तो ये दोनों ही स्वर संधि के उदाहरण है, आपके ऑप्शन है, तो इन दोनों को आप कट कर दीजिए। अब आपके बच गया व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो देखिए वागीश में कौन सी संधि होगी, तो इसमें होगी आपकी वाक दन ईश। तो अब आप देख लीजिए कौन सी संधि होगी। यहाँ पर क्या है, आपका व्यंजन है और व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। तो वाक धन ईश, ये वाक इसमें क है वो आपका यहाँ पर ग बन जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। तो ये हो गई आपकी व्यंजन संधि, वाक धन ईश वागीश। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पूछा गया है कि गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह होगा। तो गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। गुरु की दक्षिणा, तो ये तो आपका नहीं होगा। गुरु के लिए दक्षिणा, तो यही आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। यानी गुरु दक्षिणा है वो गुरु के लिए दक्षिणा होती है, न कि गुरु की दक्षिणा, या फिर न कि गुरु के कारण दक्षिणा, ये भी आपका गलत है। और गुरु की कृपा के लिए दक्षिणा, ये भी आपका गलत है। तो गुरु दक्षिणा है वो गुरु के लिए दक्षिणा होती है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं, उससे पहले आपसे निवेदन कि आप क्लास के बारे में अपना फीडबैक है वो अवश्य देवें कि क्लास आपको किस प्रकार की लग रही है। तो देखिए साथियों, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि प्रथम पद संख्यावाचक होने पर कौन सा समास होता है। तो ये देखिए आ गया है आपके, और मैंने कई बार आपको बताया है कि जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो वहाँ पर कौन सा समास होता है, तो वहाँ पर आपका होता है द्विगु समास। ये आप ध्यान रखें, द्विगु समास होता है जहाँ पर प्रथम पद संख्यावाची हो। और द्वंद्व समास में बीच में आपके और, या और आदि आते हैं। और बहुब्रीहि समास आपको तीसरा अर्थ देता है। और अव्ययीभाव समास में अक्सर आपको पहले पद में आपको उपसर्ग मिलता है, या फिर आपको यथा शब्द देखने को मिलता है, इस प्रकार वहाँ पर आपका, या फिर एक आपके जो एक तरह से रिपीट शब्द होते हैं, यानी एक जैसे शब्द दो बार आते हैं, जैसे हाथों हाथ है, जैसे आपके प्रतिदिन है, उसमें आपका प्रति उपसर्ग आ गया। तो इस प्रकार के शब्द है वो अव्ययीभाव समास में आते हैं। हाथों हाथ, रातों रात, ये शब्द होते हैं, इस प्रकार के शब्दों में अव्ययीभाव समास है वो पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प राइट आंसर है वो हो जाएगा, क्योंकि प्रथम पद संख्यावाची किस में होता है, तो ये होता है आपका द्विगु समास में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है, यानी 3 में कु उपसर्ग लगा हुआ है, जिसमें नहीं है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए कुरूप, कुधन रूप, इसमें तो आपका कु उपसर्ग लगा हुआ है। कुकर्म, कुधन कर्म यानी बुरे कर्म, इसमें भी आपका कु उपसर्ग लगा हुआ है। कुचाल यानी एक तरह से आपका बुरी चाल, इसमें भी आपका कु और चाल अलग अलग करेंगे तो ये आपका सही रहेगा, तो इसमें भी कु उपसर्ग लगा हुआ है। इसमें देखिए कुशल, क्योंकि यहाँ पर कु और सल को जब अपने अलग करेंगे तो सल का कोई अर्थ यहाँ पर नहीं निकलता है, यानी दोनों तरफ एक तरीके से सार्थक शब्द होने चाहिए, तो यहाँ पर सल का कोई मतलब है वो नहीं है। तो इसमें आपका ये क्या है कि कुशल, इसमें कु और सल ये दोनों से मिलकर के ये एक पूर्ण शब्द बनता है, न कि इसमें कु है वो उपसर्ग के रूप में आया है। तो डी विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा, इसमें कु उपसर्ग नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और उससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि अपने चैनल पर हिंदी व्याकरण की अपने थ्योरी क्लास है वो करने जा रहे हैं बहुत जल्द शुरू। तो हिंदी व्याकरण की आप हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से हिंदी व्याकरण की क्लास अपने शुरू करेंगे। हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से आपको बहुत जल्द अपने चैनल पर हिंदी व्याकरण की क्लासें देखने को मिलेगी। हस्तलिखित नोट्स के रूप में अपने पढ़ेंगे, बिल्कुल आपको फ्री ये उपलब्ध है वो करवाई जाएंगी। तो आप चैनल से जुड़े रहें और अपने साथियों को भी शेयर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है साथियों, यहाँ पर बिन बोया में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए साथियों, बिन बोया में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें आपका अलग अलग अपने करते हैं। तो इस प्रकार से बनता है बिन और बोया। तो अब आप देख लीजिए कौन सा उपसर्ग हो गया, इसमें बिन उपसर्ग है। और कौन से ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। ये वाला बिन आपका यहाँ पर उपसर्ग के रूप में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इसमें चालाक शब्द में प्रत्यय है। तो चालाक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन है आपके सामने आक, कै, लाख और लक। तो देखिए ये तो आपके कटी हो गए, ये कोई है वो सार्थक शब्द नहीं है। अब आपके सामने ऑप्शन बच गए दो, आक और कै। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर ए ऑप्शन। इसमें आक प्रत्यय वो लगा हुआ है, क्योंकि इसमें चाल है वो एक तरह से मूल शब्द के रूप में है, और इसमें आपका जुड़ गया आक। तो ये आ की मात्रा है वो लय के साथ लग जाएगी और कै अपनी जगह आ जाएगा। तो ये शब्द बन जाएगा चालाक, न कि इसमें कै प्रत्यय है। क्योंकि यदि अपने कै प्रत्यय माने तो इसमें एक शब्द बनता है आपके पीछे, जो बचेगा वो बचेगा चाला। तो ये आपका कोई सार्थक शब्द इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो प्रत्यय होगा वो आक प्रत्यय होगा, चाल धन आक। तो इसमें ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको पूछा है कि आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है वो आपको बताना है। यानी 3 शब्दों में आपका आवट प्रत्यय लगा हुआ है, जिसमें नहीं लगा हुआ है वो आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो देखिए, सजावट, रुकावट, तरावट और गुर्राहट। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका शब्द है जिसमें आवट प्रत्यय नहीं है वो है आपका डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें आपका आवट नहीं है, इसमें आहट है। तो इसमें देखिए आपका ये इस प्रकार से बनता है गुर्रधन आहट। इसमें आहट प्रत्यय है, न कि आवट प्रत्यय। बाकी सभी में आपका आवट प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे सजावट है तो ये आपका बनेगा सजाना धन आवट, सजाना धन आवट। और रुकावट है तो ये आपका बनेगा रुक धन आवट। और ये आपका तरावट है तो ये आपका बनेगा तर धन आवट। तो इन सभी में आपका आवट प्रत्यय लगा हुआ है, जबकि गुर्राहट शब्द में आपका आवट प्रत्यय नहीं है, इसमें आहट प्रत्यय लगा हुआ है। क्लास के बारे में आप अपना फीडबैक है वो कमेंट के माध्यम से अवश्य देवें, ताकि मुझे भी पता चले कि क्लासें आपको किस प्रकार की लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो आपको बताना है। यानी 3 पर्यायवाची शब्द है जो नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए, अनल है, अनिल है, वात है और समीर है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अनल, ए ऑप्शन। क्योंकि अनल किसका पर्यायवाची है, तो अनल है आपका आग का पर्यायवाची। अनल किसका पर्यायवाची है, तो ये आग का पर्यायवाची है। बाकी अनिल हवा को कहते हैं, समीर भी कहते हैं और वात भी कहते हैं। तो ए ऑप्शन जो अनल है ये आपका आग का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि बिजली का पर्यायवाची है। तो देखते हैं, राव, केसी, सौदामिनी और ईसु। तो साथियों, बिजली का जो पर्यायवाची है वो है सौदामिनी। ये काफ़ी बार पुराने पेपर्स में आया हुआ है। तो बिजली का पर्यायवाची क्या है, सौदामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको पूछा है अभद्र। अभद्र शब्द का विलोम क्या है। यानी आपको अभद्र शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो एसिस्ट, पाखंडी, भद्र और बदमाश। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अभद्र में आप ए को हटा दीजिए तो आपका बच जाएगा भद्र। अभद्र यानी जो भद्र नहीं है, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा भद्र। तो सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। एसिस्ट का हो जाएगा शिष्ट,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें आपको पूछा गया है तामसिक का विलोम शब्द है। ये महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत बार ये पुराने पेपर्स में पूछा गया है और भविष्य में भी पूछा जाएगा। तो तामसिक का विलोम शब्द होता है साथियों सात्विक। अच्छी तरह से इसको याद कर लें। ए विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको पूछा गया है कि कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से खग से संबंधित नहीं है। यानी ये अनेकार्थक टॉपिक का ये क्वेश्चन है और अपने पिछली जो क्लास की है, पिछली 10-12 क्लास अपने, उनमें ये एक बार क्वेश्चन या 2 बार भी आ चुका होगा। तो खग के अनेकार्थी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक खग है, एक आपका अंक है, इनके अनेकार्थी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं। तो खग यानी आकाश में गमन करने से संबंधित इसका अर्थ होता है। ख का अर्थ होता है आपका आकाश और गैस हो जाएगा गमन करने से संबंधित, यानी आकाश में गमन करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, खग से संबंधित है। तो देखते हैं इसमें विहग, पक्षी, द्विज और तारक। तो इसमें खग से संबंधित शब्द कौन सा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि साथियों ये क्वेश्चन है वो आपका डिलीट हुआ था, क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर आंसर है वो नहीं है। क्योंकि विहग भी पक्षी होता है और इधर पक्षी दे ही रखा है, और द्विज भी पक्षी होता है, और तारक भी आपका इन्हीं से संबंधित कोई शब्द है। तो इसी के चलते मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका फाइनल आंसर की जब जारी हुई थी तो उसमें ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पूछा गया है कि कल, केस और गुरु अनेकार्थक शब्दों के उचित विकल्प को छांटिए। यानी कल का भी अर्थ देता हो और केस का अर्थ भी देता हो और गुरु का अर्थ भी देता हो, तो तीनों के अर्थ देने वाला कौन सा विकल्प यहाँ पर दिया गया है वो आपको बताना है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर कौन सा है ऐसा विकल्प जिसमें तीनों के अर्थ है। तो कल का अर्थ है, यहाँ पर लिखा है बीता हुआ दिन, तो ये बिल्कुल सही लिखा है। कल का अर्थ है बीता हुआ दिन। और इस केस का अर्थ क्या होता है, तो बाल, यहाँ पर बाल दिया गया है। और गुरु क्या होता है, गुरु होता है बड़ा, और एक होता है लघु। तो गुरु का विलोम शब्द हो जाएगा लघु, और गुरु क्या होता है बड़ा। तो देखिए यहाँ पर अपने को ये आंसर है वो पहले ही ऑप्शन में मिल गया है। बाकी में यदि अपने देखें तो देख लेते हैं। कल का यहाँ पर सुंदर दिया है, केस का विश्व दिया है, गुरु का सेना दिया है, तो कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। यहाँ पर बाल दिया है जो कि केस का अर्थ होता है, नहीं कि कल का, और कल का अर्थ मशीन जरूर होता है, लेकिन ये आपके आगे पीछे दे दिए हैं। और गुरु का यहाँ पर निशान दिया है, तो ये आपका गलत है। और यहाँ पर आपका कल का कार्य दिया है जो कि गलत है। केस किरण दिया है, ये भी आपका गलत है। और गुरु आपका यहाँ पर बृहस्पति दिया है, तो ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे क्या है कि इस पेपर की पीडीएफ ही कुछ ऐसी थी, तो ये आपका थोड़ा सा इसमें दिखाई दे रहा है वो। तो देखिए इसमें आपको पूछा गया है कि परवाल और परवार ये आपके शब्द युग्म है। तो इन शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म कौन सा है, यानी इन दोनों शब्दों के सही अर्थ बताने वाला युग्म यहाँ पर कौन सा है। तो देखते हैं इसमें कौन सा आंसर होता है। तो परवाल ये मूंगा होता है, ये तो आपका सही है। और परवार यहाँ पर लिखा है वस्त्र, तो ये भी आपका सही है। तो 1 नंबर विकल्प ही आपका राइट आंसर वो हो जाएगा। बाकी देखिए परवाल यहाँ पर मोती लिखा है, यहाँ पर दीवार लिखा है, तो ये गलत है। वस्त्र और मूंगा ये आपका यहाँ पर उल्टा लिखा है, तो गलत है। दीवार, तो दीवार तो होता है लेकिन यहाँ पर परवार पन्ना नहीं होता, तो ये आपका गलत है। तो 1 नंबर विकल्प है वो परवाल और परवार का सही शब्द युग्म का अर्थ देने वाला विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण चिन्हित कीजिए। यानी संज्ञा से बना हुआ कौन सा विशेषण यहाँ पर किस विकल्प में दिया गया है वो आपको बताना है। तो देखिए कायिक, वैसा, स्वकीय और भला। तो इसमें संज्ञा से निर्मित जो विशेषण है साथियों वो है आपका यहाँ पर कायिक। तो देखिए यहाँ पर काया धन इक, ये आपका किस प्रकार बनेगा, काया धन इक। तो ये काया क्या है आपका भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर आपका इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि किस विकल्प में सभी शब्द है वो शुद्ध है। तो देखते हैं समीक्षा, सूचीपत्र, इसके बाद में है सुई और सिंदूर, नूपुर और भौगोलिक,
माधुर्यता और साम्यता। तो साथियों यहाँ पर जो समीक्षा और सूचीपत्र जो शब्द लिखे हैं ये दोनों यहाँ पर आपके क्या है, शुद्ध है। और देखिए यहाँ पर इसमें आपका सुई तो इसमें सही है, लेकिन सिंदूर आपका यहाँ पर गलत लिखा गया है। सिंदूर इस प्रकार से लिखा जाता है, सिंदूर में द के बड़े ऊ की मात्रा लगती है। और नूपुर यहाँ पर गलत लिखा गया है। नूपुर किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, नूपुर। और भौगोलिक आपका यहाँ पर गलत लिखा गया है। भौगोलिक आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, इसमें 2 मात्राएं आती है ग के ऊपर, भौगोलिक। ये वाला भौगोलिक आपका यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा, इसमें 2 मात्राएं लगेगी। और ये देखिए माधुर्यता, ये काफ़ी बार आया है शब्द, तो ये माधुर्यता नहीं होता, ये होता है आपका माधुर्य। ये शब्द कौन सा होता है, माधुर्यता नहीं होता, ये आपका होता है माधुर्य, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। साम्यता, तो ये साम्यता नहीं होता साथियों, ये होता है आपका साम्य। इसमें साम्य शब्द है वो शुद्ध होता है, न कि साम्यता। बाकी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो ये एक विकल्प यहाँ पर दोनों शब्द में शुद्ध वाला विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कर्म भंग संबंधी अशुद्धि वाला वाक्य कौन सा है। कर्म भंग यानी जो शब्द है वो आगे पीछे किस वाक्य में हो गए हैं। तो देखते हैं कि अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है। इसके बाद में है सहकारिता का अर्थ मिलजुल कर काम करना है, तो इसमें कर्म भंग नहीं है, ये आपका सही है। हम रात में भोजन करते हैं, ये भी आपका सही है। यह आप पर निर्भर है, तो ये भी आपका सही है। तो 1 नंबर विकल्प है, इसमें आपका कर्म भंग है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है, नहीं, ये होगा आपका हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है, तब आपका ये सही होगा। इसमें अधिकतर है वो पहले नहीं आएगा, ये आएगा आपका हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है, इस प्रकार से शुद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वाच्य से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको वाच्य के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, तो इसको पर्सन को अपने थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ये आपको पूरा स्क्रीन पर दिखाई दे। तो देखिए साथियों, इसमें आपको पूछा गया है कि सही कथन आपको चुनना है। तो देखते हैं कौन सा सही है कि भाववाच्य में अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही लिखी गई है। कर्तृवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, नहीं, सकर्मक और अकर्मक दोनों ही आती है, तो ये बात आपकी हो गई गलत। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, ये बात इसमें सही होगी, कर्तृवाच्य में नहीं होगी। तो यहाँ पर होता है यदि कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है तब ये बात आपकी सही होती, तो यहाँ पर ये गलत है। कर्मवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं प्रयुक्त होती है, नहीं, सिर्फ कर्मवाच्य में आपकी सकर्मक क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं, इसमें अकर्मक इसमें नहीं आती है, क्योंकि जहाँ पर कर्म होगा वहीं पर कर्मवाच्य होगा, तो ये आपका यहाँ पर गलत कथन है। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग नहीं किया जाता, तो ये भी आपकी गलत है। कर्मवाच्य में ही तो आपका सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, वो हो जाएगा, जिसमें लिखा है कि भाववाच्य में अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी साथियों आज की अपनी क्लास। और एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर सूचना देना चाहूँगा कि हम हिंदी व्याकरण की थ्योरी क्लास है वो हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से बहुत जल्द है वो शुरू करने वाले हैं। तो आप चैनल से जुड़े रहें और अपने साथियों को शेयर भी करें। वो क्लासें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, चाहे आपका CET का एग्ज़ाम हो दोनों लेवल के लिए, CET 2026, और चाहे आपका रीट की तैयारी कर रहे हों, हिंदी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आपका रहेगा। और रीट मेंस की भी यदि अपने बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण आपका जो रहने वाला है। और इसके बाद में 2nd ग्रेड हिंदी व्याकरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और आपका एक है स्कूल व्याख्याता हिंदी वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वो क्लासें रहने वाली हैं, बिल्कुल थ्योरी नोट्स के माध्यम से अपने पढ़ेंगे और वो भी आपके हस्तलिखित नोट्स होंगे। तो आप लगातार चैनल से जुड़े रहें और अपने साथियों को शेयर भी करें। क्लास के बारे में अपना फीडबैक है वो अवश्य देवें। तो आज की क्लास देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।